हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम students, I am Ikra and I welcome you all to Zavia Educational Services platforms. So students, today another very important topic is there which we are going to discuss. English language में आप सबको idea है इस चीज़ का कि sentence structure matters a lot. हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर में डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं जिसमें वी कैन से कि वी हैव सिंपल सेंटेंस, वी हैव कंपाउंड सेंटेंसेस, वी हैव कम्प्लेक्स सेंटेंसेस. उनके अंदर क्लॉजेज होते हैं, उनको फर्दर हम आइडेंटिफाई करते हैं. तो उन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करके हमने उनको क्लासीफाई किया होता है. एक और बहुत ही मेजर कॉन्सेप्ट हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में आ जाता है जो कि है हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस. सो कंडीशनल सेंटेंसेस एज द नेम सजेस्ट, इसका मतलब ये है कि ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं दैट डिपेंड्स ऑन सम पर्टिकुलर काइंड ऑफ कंडीशंस. बेसिकली जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं हमारे पास, उनका ओवरऑल आइडिया ये होता है कि उन पूरे सेंटेंसेस में हमें इस तरह से आइडिया होता है, या एक जो उनका पर्पस होता है वो ये होता है कि इफ़ समथिंग इज़ ट्रू और समथिंग हैपन्स, उसके कॉन्सिक्वेंस में एन अदर थिंग विल हैपन और एन अदर थिंग इज़ ट्रू. मतलब एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक कंडीशन डिपेंडेंट है दूसरे पे, उसको हम बोलते हैं कि वो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं. मोस्टली इसमें जो है हमारे पास इफ़ क्लॉज जो है कंडीशनल सेंटेंसेस में आता है. इफ़ क्लॉज को हम जो है वो फॉलो करते हैं बिकॉज द वर्ड इफ़ रिप्रेजेंट्स द कंडीशन. ठीक है, एक यू कैन से कि एक अ काइंड ऑफ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर एक चीज़ होती है तो कोई और चीज़ होगी. अब हम इनको फर्दर डिवाइड करते हैं डिफरेंट काइंड्स में ताकि हम देख सकें कि किस किस कंडीशन को हम किस तरह से लेकर चलते हैं. हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस मोस्टली चार किस्म के होते हैं. ठीक है, वी कैन से टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस. ज़ीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन एंड थर्ड. Zero conditional sentences, first conditional, second conditional and third. So there are total 4 types of conditional sentences. In most of the sources you do not find this zero condition. ये अक्सर जगहों पे नहीं होती, but when we look into the conditional sentences in depth तो हमें इसका भी आइडिया हो जाता है कि ये क्या है. सबसे पहले हमारे पास आ जाती है ज़ीरो कंडीशन. ज़ीरो कंडीशन जो होती है वो हमें बेसिकली एक जनरल ट्रूथ के बारे में बताती है. जनरल ट्रूथ, जब हमने किसी भी एक जनरल ट्रूथ को डिस्कस करना है तो वो हम किस तरह से लेकर चलेंगे कि अगर ये चीज़ होती है तो ये होती है. ठीक है, इन वेरी सिंपल वर्ड्स आई एक्सप्लेन दिस. फॉर एग्जांपल, जनरल ट्रूथ के बारे में मैं ये कहती हूँ कि हम एक एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, जिसमें मैं कहती हूँ इफ़ यू डू नॉट ब्रश योर टीथ यू गेट कैविटीज़. कॉमा यू गेट कैविटीज़. एक और चीज़ याद रखिएगा, जब हमारे पास फर्स्ट में हम कंडीशन इफ़ लगा रहे हैं तो हमारे पास जो 2 क्लॉजेज होंगे उनको हमने कोमा से सेपरेट करना है. लेकिन अगर हम इफ़ क्लॉज को फर्स्ट क्लॉज के बाद लिख रहे हैं तो देन वी डू नॉट नीड टू पुट एनी काइंड ऑफ पंक्चुएशन मार्क. ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह से स्ट्रक्चर को लेकर चल रहे हैं. बट कंडीशनल सेंटेंसेस ऑल इन ऑल कंसिस्ट ज़रूर करेंगे इफ़ क्लॉज को. और जो दूसरा क्लॉज होगा, अगर तो इफ़ क्लॉज शुरू में आ जाता है तो दूसरे क्लॉज को सेपरेट करना है हमने कॉमा से, और अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं होती. मैंने कह दिया इफ़ यू डू नॉट ब्रश योर टीथ कॉमा यू गेट कैविटीज़. अगर आप इसमें देखें पूरे सेंटेंस के अंदर तो क्या हुआ है, एक तो हमने एक कंडीशन बताई, ठीक है, और उसका एक कॉन्सिक्वेंस बता दिया. एक पॉसिबिलिटी बताई, उसके बाद उसका हमने कॉन्सिक्वेंस बता दिया. और एक ये जनरल ट्रूथ पे बेस्ड बात है, हमने इसको कह दिया कि ये ज़ीरो कंडीशन है. एक और चीज़ आप नोट रखिएगा कि ज़ीरो या जितने भी हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस हैं इन सब में हमने टेंसेस का ख्याल रखना है. यू कैन लर्न दैम कि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन में ये टेंस होगा, सेकंड कंडीशन में ये टेंस होगा, थर्ड में ये, ताकि जब आपके सामने वो सेंटेंस आए तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सको. तो ज़ीरो कंडीशनल में हमने ये देखा कि वी विल बी फॉलोइंग सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमें क्या कहते हैं, इफ़ यू डू नॉट ब्रश योर टीथ, फर्स्ट एक क्लॉज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गया. यू गेट कैविटीज़, सेकंड क्लॉज अगेन हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गया. तो हमारे पास ज़ीरो कंडीशन में हमें ये पता चला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट विल बी विद प्रेजेंट इंडेफिनिट. ठीक हो गया. तो इस तरह से हमने ये कह दिया कि ये हमारे पास ज़ीरो कंडीशन है. उसके बाद हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ जाती है. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फर्स्ट कंडीशन ओवर हियर.
ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर रहे आइडिया। फर्स्ट कंडीशन में बेटे हमारे पास क्या आ जाता है, अब इसमें क्या बात हो रही है, इसमें ये कहा जा रहा है कि आउटकम इज लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपके प्रेजेंट में हो रही है तो वो फ्यूचर में उसकी पॉसिबिलिटी है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेज हम फ्यूचर में देखेंगे। अगर आप प्रेजेंट में एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो ये पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में हम उसका रिजल्ट देखें, फ्यूचर में हम देखें कि हमारे सामने क्या चीज़ आ रही है। जिस तरह से मैंने ये कह दिया कि फर्स्ट कंडीशन है और इसमें मैंने कह दिया कि फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेज लाइकली टू हैपन, फ्यूचर आउटकम्स लाइकली टू हैपन। इसकी मैं एग्जांपल लेती हूँ और मैं कह देती हूँ इफ यू डू नॉट हरी यू विल गेट लेट, कॉमा यू विल गेट लेट। अगर आप इस सेंटेंस को थोड़ा सा फोकस करो तो आप इसमें क्या देखते हो कि जो फर्स्ट पार्ट है इफ़ क्लॉज वाला, ठीक है, उसमें मैंने क्या बताया है कि एक चीज़ है जो पर्टिकुलर हो रही है, ठीक है, मेरे सामने वो क्या है, इफ़ यू डू नॉट हरी, एक प्रेजेंट इनडेफिनेट की चीज़ है और उसका जो कॉन्सिक्वेंस है दैट इज़ लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर, वो हमारे पास फ्यूचर इनडेफिनेट में है। तो यहाँ से हमें टेंस का भी पता चल गया कि हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें हमारे टेंसेज कुछ इस तरह से फॉलो करेंगे कि प्रेजेंट इनडेफिनेट के साथ फ्यूचर इनडेफिनेट होगा। और इसमें हमने कॉन्सेप्ट क्या समझ लिया कि प्रेजेंट का कोई भी एक्शन होगा और उसके लाइकली एक फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेज हैं, एक फ्यूचर उसका आउटकम है दैट इज लाइकली टू हैपन अगर ये होता है। अब अगर मैं इसी सेंटेंस को थोड़ा सा मोल्ड भी करूं, ठीक है, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस द यूज ऑफ इफ क्लॉज। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह लेकर चलूं, यू विल गेट लेट इफ यू डू नॉट हरी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट मैंने आपको पहले बताया कि अगर इफ़ क्लॉज हमारा पहले आ रहा है तो बीच में कॉमा आएगा और हम क्लॉजेस को सेपरेट करेंगे, लेकिन अगर हम जो है वो इफ़ को दरमियान में रखना चाह रहे हैं या उस क्लॉज को बाद में और जो दूसरा क्लॉज है उसको पहले लाना चाह रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, हम फिर पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ इफ़ बीच में आ जाएगा। ये मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस बता रही हूँ जिसको हम अपनी चॉइस के मुताबिक कैरी कर सकते हैं, बट यूजुअली वी पुट इफ़ क्लॉज फर्स्ट बिकॉज जहाँ पर कौन सी एक हैपनिंग होगी तो बाद में उसका आउटकम हमें मिलेगा, एक एक्शन होगा तो बाद में हमें उसका लाइकली एक फ्यूचर एस्पेक्ट मिलेगा। तो हमने जीरो कंडीशन में पढ़ लिया, हमने टेंसेस को किस तरह से फॉलो करना है कि एक जनरल ट्रूथ है, प्रेजेंट इनडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट। फर्स्ट कंडीशन में हमने कह दिया कि एक ऐसी चीज़ है कि प्रेजेंट कॉन्सिक्वेंस के बाद लाइकली एक फ्यूचर एस्पेक्ट है हमारे पास जिसमें प्रेजेंट इनडेफिनेट के साथ फ्यूचर इंडेफिनेट आ जाएगा। नाउ वी मूव टूवर्ड्स आवर सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन हमें ये कहता है जिसमें हम ये बात करेंगे कि एक ऐसी कंडीशन है या एक ऐसी चीज़ है जिसमें आउटकम इज लाइकली नॉट हैपन एट ऑल। द आउटकम ऑफ अ पर्टिकुलर एक्शन इज क्वाइट अनरियलिस्टिक एंड इज लाइकली और इज एक्सपेक्टेड टू नॉट हैपन एट ऑल, कि जिसमें हम इस तरह से इसको लेकर चल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिखती हूँ, सेकेंड कंडीशन में मैंने ये कह दिया कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें आउटकम कि बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि वो हैपन भी होगा या वो कोई एक एक्शन के कॉन्सिक्वेंस में वो अकर भी होगा। आउटकम इज अनरियलिस्टिक एंड अनलाइकली टू हैपन एट ऑल, एंड अनलाइकली टू हैपन एट ऑल। ये दो चीज़ें मैंने कह दी, अनरियलिस्टिक है एंड अनलाइकली टू हैपन एट ऑल है। जब मैंने ये बात कर दी तो यहाँ पर मेरे पास क्या चीज़ आ गई, मैंने ये कह दिया कि सेकंड कंडीशन में हमारे पास जो टेंस हमें फॉलो करेगा, जो दो टेंसेस हम फिर लेकर चलेंगे वो कुछ इस तरह से होगा कि एक इसमें होगा यू कैन से कि पास्ट टेंस हमारा, तो हम सिंपल इसको कह देते हैं कि हम पास्ट सिंपल टेंस लेकर चलते हैं। पास्ट सिंपल या पास्ट इनडेफिनेट अगर हम इसको कह दें तो हम इस तरह से इसको करेंगे, पास्ट इनडेफिनेट टेंस। और जो सेकंड इसका होगा पार्ट वो कुछ इस तरह से होगा कि हम वुड, शुड, माइट, ठीक है, कि मतलब एक जो फ्यूचर के हमारे पास वर्ड्स होते हैं उनकी सेकंड फॉर्म लगाएंगे।
मैंने ये कहा कि अगर हमारा फर्स्ट जो पार्ट है वो पास्ट का होगा और पास्ट में अगर हम मोर क्लैरिफाई इसको कर दें तो हम कहेंगे पास्ट इंडेफिनेट। फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट जो क्लॉज है हमारा वो पास्ट इंडेफिनेट में होगा सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में, और जो हमारा सेकंड पार्ट होगा वो हमारे पास होगी वुड, शुड, माइट, कुड। मतलब हमारे पास जो फ्यूचर के वर्ड्स होते हैं उनकी पास्ट फॉर्म ऑफ फ्यूचर वर्ड्स, पास्ट फॉर्म ऑफ फ्यूचर वर्ड्स। पास्ट फॉर्म ऑफ फ्यूचर वर्ड्स। इसमें मैंने क्या कर दिया कि मैंने फर्स्ट पार्ट में पास्ट इंडेफिनेट यूज़ किया और सेकंड पार्ट में मैंने कह दिया कि पास्ट फॉर्म हो जाएगी फ्यूचर वर्ड्स की। इसकी मैं एग्जांपल इसको इस तरह से लिखती हूँ, मैं ये कहती हूँ सेकंड कंडीशन में हमारी ये बात आ जाती है। फॉर एग्जांपल, इफ आई हैड मनी आई वुड गिव इट टू पुअर, टू द पुअर। ठीक है ना। यहां पर क्या बात हुई, इफ आई हैड मनी। अब यहां पर जो हैड वर्ड है इसको कंफ्यूज आपने नहीं करना, एज आई जस्ट टोल्ड कि परफेक्ट की फॉर्म, वो परफेक्ट की फॉर्म नहीं, हैड इज शोइंग द पोजेशन ऑफ मनी हेयर। ठीक है। यहां पर जो मेन हमारी चीज़ है वो क्या है कि जो फर्स्ट पार्ट है वो इंडेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट में। ठीक है। यहां पर हैड जो है वो टेंस का नहीं है, वो पोजेशन को शो कर रहा है कि इफ आई हैड मनी आई वुड गिव इट टू द पुअर। ठीक है, कि अगर मेरे पास जो है वो पैसा होता। ठीक है। और एक फ्यूचर की बात कर रहा है लेकिन फ्यूचर का पास्ट कर रहा है। थोड़ा सा ये ट्रिकी और थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ये इसलिए बिकॉज इसमें टोटली जो चीज़ है वो बिल्कुल अनलाइकली टू हैपन जो चीज़ है वो बताई जाती है। ठीक है ना, कि एक चीज़ है जिसकी पॉसिबिलिटी भी नहीं हुई अभी, जो बड़ी दूर की बात है, और वो कहा जा रहा है कि अगर मेरे पास ऐसा होता तो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेता, जो कि अनलाइकली प्रैक्टिकली इसको देखा जाए तो बहुत ही कम ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा होगा। क्लियर हो गया। तो सेकंड कंडीशन में हमने ये कह दिया कि हमारा जो पास्ट इनडेफिनेट है वो एक टेंस या एक क्लॉज में होगा, और जो सेकंड क्लॉज है वो हमारे पास फ्यूचर की पास्ट फॉर्म हम यूज़ करेंगे, बिकॉज उसमें एक हम टोटली एक अनरियलिस्टिक अनलाइकली सिचुएशन के बारे में बता रहे हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद फिर हम जो है वो अपनी थर्ड कंडीशन की तरफ चलते हैं। थर्ड कंडीशन हमें ये कहती है, थर्ड कंडीशन जो है वो हमें ये कहता है कि जो हमारा प्रेजेंट है इस टाइम पे वो डिफरेंट होता अगर ऐसा हो गया होता। यहाँ पर थोड़ी सी इस चीज़ को नोट रखिएगा कि जो सेकंड और थर्ड कंडीशन है इसमें टोटली स्टूडेंट्स थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, ये आपने कंफ्यूज नहीं रहना। जो हमारा सेकंड कंडीशन है ना, उसको हमने कहा कि अगर मेरे पास ये होता तो मैं ये करता। ठीक है, मतलब पास्ट जो है वो फ्यूचर भी, जो पास्ट टेंस में हमने जो बात की है उसमें जो फ्यूचर है उसका भी हम पास्ट टेंस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, वो उसका ताल्लुक सिर्फ हमारे पास ये है कि अगर प्रेजेंट हमारा ऐसा होता तो मैं फ्यूचर में ये करता। ठीक हो गया। अब ये जो हमारा थर्ड कंडीशन है ये कहता है कि मेरा प्रेजेंट इस तरह का होता अगर पास्ट में ऐसा हो गया होता। यहां पर जो काश का फैक्टर है, वो परहैप्स वाला जो फैक्टर है वो कुछ ज्यादा आ जाता है यहां पे। ठीक हो गया। अगर फर्ज करें मैं इसको इस तरह से कहती हूं कि द प्रेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस या प्रेजेंट आउटकम्स वुड बी डिफरेंट इफ पास्ट वॉज डिफरेंट। ठीक है ना, हमारा जो प्रेजेंट है वो कुछ और होता अगर पास्ट में ये हो गया होता तो यहाँ पे अगर हम कहें तो एक जो काश वाला फैक्टर है किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने का, किसी एक ख्वाहिश को एक्सप्रेस करने का, वो ज़्यादा है। जबकि हमारा जो सेकंड कंडीशन है वो सिर्फ एक कंडीशन बताता है कि इस टाइम पे अगर मेरे पास ये होता तो मैं फ्यूचर में ये करता। और चूंकि वो दोनों हाइपोथेटिकल अनट्रू हैं, पॉसिबिलिटी कम है, इसलिए हम उसको कुछ पास्ट फॉर्म में ही रखते हैं। यहां पर मैंने कह दिया कि प्रेजेंट आउटकम्स वुड बी डिफरेंट इफ पास्ट वाज डिफरेंट। यहां पर जो टेंस हमें फॉलो करेगा वो कुछ इस तरह से होगा कि पास्ट परफेक्ट एक हमारे पास आ जाएगा क्लॉज में। ठीक है, और दूसरे में हम यूज करेंगे फ्यूचर का पास्ट। ठीक है, मतलब अगेन बात वही आ गई लेकिन किस तरह, फ्यूचर परफेक्ट का पास्ट।
या आप सिंपल वर्ड में यहाँ पर कंफ्यूज होने की बजाय अगर हम ये कहते हैं कि यहाँ पर हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव एटसेट्रा। ठीक है, परफेक्ट भी है और चूंकि वो फ्यूचर का है तो इसलिए उनकी पास्ट फॉर्म है, वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक हो गया। अब मैंने कह दिया कि ये है, किस तरह से अब होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी कंसिडर एन एग्जाम्पल, इफ यू हैड टोल्ड मी अबाउट योर अराइवल, I would have cancelled my plans। ठीक हो गया। क्या होगा? इफ यू हैड टोल्ड मी अबाउट योर अराइवल आई वुड हैव कैंसल्ड माई प्लान। कि अगर पास्ट में तुमने मुझे एक चीज़ बताई होती तो अभी प्रेजेंट में और कॉन्सिक्वेंसेज होते। पास्ट का अगर एक्शन और होता तो प्रेजेंट के जो आउटकम्स हैं वो और होते। यहाँ पर ये वाला फैक्टर हमारे पास आ जाएगा थर्ड कंडीशन का। तो ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई। इंग्लिश लैंग्वेज में हम अपने इंग्लिश के स्ट्रक्चर में इन चारों कंडीशंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें फर्स्ट हमने कह दिया ज़ीरो कंडीशन में एक जनरल ट्रूथ है जो जनरल ट्रूथ को फॉलो कर रहा है। सेकंड जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आई, एक तो ज़ीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ने हमें ये कह दिया कि अगर प्रेजेंट में ये चीज़ है तो फ्यूचर में लाइकली इसका जो एक फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस है वो ये होगा। सेकेंड कंडीशन में हमने जो है वो ये कह दिया कि एक ऐसी चीज़ है जो कि अनलाइकली टू अकर है। फर्स्ट कंडीशन में दैट इज़ लाइकली टू हैपन और सेकेंड में बहुत अनलाइकली है, बहुत अनरियलिस्टिक है। तो उसमें हम जो है थोड़ी थोड़ी पास्ट फॉर्म उसकी यूज़ करेंगे। ठीक है, पास्ट इनडेफिनेट जो है वो हमारे साथ रहेगा और जो सेकेंड पार्ट है उसमें हमारे पास वुड, कुड, माइट ये आ जाएगा। और जो हमारी थर्ड कंडीशन है उसमें क्या होगा कि प्रेजेंट कॉन्सिक्वेंसेज हमारे डिफरेंट होते अगर पास्ट में ये होता। तो वहाँ पर हमने क्या यूज़ करना है? पास्ट परफेक्ट और साथ में हमने वुड हैव, माइट हैव, कुड हैव यूज़ करना है जो कि फ्यूचर की परफेक्ट की पास्ट फॉर्म हम कंसिडर करते हैं। तो इस तरह से ये सारी कंडीशंस यूज़ करते हुए हमने अपने कंडीशनल सेंटेंसेस को कैरी करना होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में इनका इस्तेमाल वहाँ पर होता है जहाँ पर हमने एक पॉसिबिलिटी बतानी है एक चीज़ की, ठीक है, या एक हैपनिंग बतानी है और उसका आउटकम बता देना है, या एक पॉसिबिलिटी बतानी है किसी चीज़ की अगर एक पर्टिकुलर कोई और चीज़ हैपन होती है, कोई और चीज़ अकर करती है तो फिर ये होगा। So these are all about conditional sentences. I hope you have got their idea very well and in a very clear way. Keep watching our videos to get more information and to get more idea about English language.